आज हम बात करने वाले हैं दो आवेशित निकायों के मध्य आवेश का पुनर्वितरण। और जब आवेश का पुनर्वितरण हो जाता है तो आपकी ऊर्जा की हानि होती है, अन्यथा नहीं। और यदि होती है तो कितनी होती है, किस प्रकार होती है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे दो आवेशित निकायों के मध्य आवेश का पुनर्वितरण। तो हम दो आवेशित निकाय मान लेते हैं। ये हो गया आपका पहला आवेशित निकाय, ये हो गया पहला आवेशित निकाय, और ये हो गया आपका दूसरा आवेशित निकाय। पहला आवेशित निकाय और ये दूसरा आवेशित निकाय। इस पहले आवेशित निकाय को नाम मैं ए दे देता हूँ, इसे बी दे देता हूँ। इस ए का जो आवेश है वो Q1 है, जो विभव है V1 है, और जो धारिता है वो C1 है। इस बी का जो आपका आवेश है Q2 है, विभव V2 है, और जो धारिता है वो कितनी आपकी C2 है। ओके, तब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ए निकाय की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? ए निकाय की बात कर लेते हैं। तो ए निकाय में कुल कितना आवेश होगा वो देख लेते हैं। तो देखिए, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। यहाँ से यदि मैं Q का फॉर्मूला निकालू तो कितना हो जाएगा, C इंटू V। V को हम इधर भेज देंगे, V भाग में तो गुणा में आ जाएगा, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो निकाय ए के लिए, तो कितना हो जाएगा आपका Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1। ओके, तो ये हो गया आपका ए निकाय के लिए। यदि हम बात करें बी निकाय की, किसकी बात करें हम? बी निकाय की बात करें तो बी निकाय के लिए यदि मैं आवेश का मान लिखूं तो क्या हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2, धारिता इंटू विभव। अब हम बात कर लेते हैं इस ए और बी निकाय का कुल आवेश। क्या बात कर लेते हैं? कुल आवेश। अभी हमने क्या किए, ए निकाय का आवेश देखे, बी निकाय का आवेश देखे, अब हम कुल आवेश देख रहे हैं दोनों निकाय का। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, Q1 प्लस Q2 करना पड़ेगा। तो Q1 प्लस Q2 क्या होना आ जाएगा, C1 V1 धन C2 V2। देखिए, Q1 प्लस Q2 को मैं क्या मान लेता हूँ, QI मान लेता हूँ। तो बेसिकली जो आपका QI का मान आ गया वो कितना आ गया, C1 V1 धन C2 V2। तो देखिए, ये तो हमने निकाल लिया आपका, ये आपका निकाल लिया आपका कुल आवेश कितना है दोनों निकाय में, निकाय ए और निकाय बी में। अब हम देखेंगे कि निकाय ए की ऊर्जा कितनी है और निकाय बी की ऊर्जा कितनी है, और फिर कुल ऊर्जा निकालेंगे। तो देखो, ए निकाय के लिए यदि मैं ऊर्जा देखूं तो हमने पिछली वीडियो में एक डेरिवेशन किया था जिसमें हमने ऊर्जा का फॉर्मूला डेराइव किया था, वो था 1/2 CV² था। तो इसी फॉर्मूले को हम ए में भी अप्लाई करेंगे, बी में भी अप्लाई करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो कुल ऊर्जा निकल जाएगी। तो इन निकाय के लिए जो आपकी ऊर्जा है उसे मैं क्या मान लेता हूँ, आपकी U1 मान लेता हूँ ए निकाय के लिए। तो कितना हो जाएगी, 1/2 C अर्थात धारिता कितनी है, C1, विभव कितना है, V1 है, तो यहाँ पर V1 का स्क्वायर। यदि मैं बी निकाय की बात करूं तो जो आपकी ऊर्जा है उसे मैं U2 मान लेता हूँ, क्या हो जाएगा 1/2। धारिता कितनी है आपकी, इसके लिए C2 है, और जो आपका विभव है वो कितना है, V2 है, उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका क्या, कुल ऊर्जा। यदि मैं बात करूं कुल ऊर्जा की, ये आप क्या था, ए निकाय की ऊर्जा, बी निकाय की ऊर्जा, कुल ऊर्जा की बात करूं तो U1 प्लस U2 अर्थात 1/2 C1 V1 स्क्वायर धन C2 V2 स्क्वायर हो जाएगी। अब देखिए, यहां से मैं 1/2 कॉमन ले देता हूं तो कितना हो जाएगा, 1/2 अंदर बच जाएगा C1 V1 स्क्वायर धन C2 V2 स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर 1/2 भी आएगा क्योंकि U2 का मान कितना, 1/2 C2 V2 स्क्वायर। तो 1/2 आएगा, 1/2 कॉमन ले लिया। U1 प्लस U2 को मैं कह देता हूँ UI। तो बेसिकली यहाँ से हमारा जो UI का फॉर्मूला निकल गया वो निकल गया 1/2 C1 V1 स्क्वायर धन C2 V2 स्क्वायर। ये हो गया। तो ये हो गया आपका निकाय की कुल ऊर्जा, और ये हो गया निकाय में उपस्थित कुल आवेश। अब हमें क्या करना है, अब हमें, ये आपका पहला निकाय था ऐसा, अब हमें क्या कर देना है, इन दोनों निकायों को एक चालक तार द्वारा जोड़ देना है। इस प्रकार से किसके द्वारा जोड़ देना है, चालक तार द्वारा जोड़ देना है दोनों आवेशों के निकायों को। ओके, तो देखिए, जैसे हम दोनों आवेशों को चालक तार द्वारा जोड़ देंगे तो देखिए, इसका विभव कितना है, V1 है, इसका विभव कितना है, V2 है। मतलब इसका अपना कुछ विभव है, इसका अपना कुछ विभव है, और यहाँ पर V1 V2 के बराबर नहीं है। यदि V1 V2 के बराबर होता तो यहाँ विभव है तो यहाँ पर भी V1 आ जाता है कि, लेकिन अलग अलग विभव है। और हम सभी जानते हैं कि विभव के अंतर होने का है, इसका विभव अलग है, इसका विभव अलग है, तो कुछ ना कुछ अंतर तो होगा। विभव के अंतर होने का किसका प्रभाव होता है,
आवेश का प्रवाह होता है कब तक होता है, जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर विभव के अंतर होने के कारण क्या होगा, आवेश का प्रवाह होगा। अब यदि यहाँ का विभव ज्यादा होगा, यहाँ का कम होगा, तो आवेश यहाँ से यहाँ जाएगा, और यदि यहाँ का विभव ज्यादा होगा, यहाँ का कम होगा, तो आवेश यहाँ से यहाँ जाएगा। अभी हमें केवल इतना मालूम कि आपका क्या है, आपका विभवांतर है। क्या है आपका विभवांतर, जिसके कारण आवेश का प्रवाह होगा। तो आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि इनका विभव समान नहीं हो जाता। तो मैं मान लेता हूं कि वो परिस्थिति आपकी कुछ समय पश्चात के चालक तार को जोड़ने के बाद, कि जब इनका विभव क्या हो गया, समान हो गया। मतलब यहाँ पर आवेशों का पुनर्वितरण हुआ, जिससे आपके विभव का मान समान हो गया। यहाँ का विभव v और यहाँ का विभव v। अब देखिए आवेशों का पुनर्वितरण हुआ, मतलब आवेश यहाँ से यहाँ आए होंगे, ये यहाँ से आए होंगे, तो आवेश तो बदले गए। तो मैं Q1 के स्थान पे क्या लिख दूंगा, Q1 डैश लिख दूंगा, और जो आपका आवेश हो जाएगा B निकाय का, वो कितना हो जाएगा, Q2 डैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विभव का अंतर था, आवेश इधर से इधर या इधर से इधर गए, तो आवेश तो परिवर्तित होगा। तो मैंने Q1 से Q1 डैश हो गया, Q2 से Q2 डैश हुआ, और C1 C2 में परिवर्तन आएगा। क्यों? क्योंकि किसी चालक की धारिता कभी परिवर्तित नहीं होती है। क्योंकि देखिए C का फॉर्मूला कितना होता है, C = Q/V। अब देखिए Q को हम जितने उससे बढ़ाएंगे, V भी उतने प्रकार से बढ़ जाएगा। V को जितना घटाएंगे, Q को उतने बढ़ जाएगा। C तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहने वाला है, इसलिए C का मान परिवर्तित नहीं होता है। ओके, तो देखिए यदि मैं बात करूं A निकाय की, किसकी बात करूं, A निकाय की, तो क्या हो जाएगा आपका A निकाय के लिए यदि मैं कुल आवेश लिखूंगा, तो वो कितना हो जाएगा, Q1 डैश = C1 × V। यदि मैं बात करूं आपके B निकाय की, किस निकाय की बात करूं, B निकाय की बात करूं, तो वो कितना हो जाएगा आपका Q2 डैश = C2 × V। Q2 डैश = C2 × V। ये हो जाएगा आपका B निकाय के लिए आवेश। ओके, अब देखेंगे हम आपकी कुल आवेश कितना है A निकाय में और B निकाय में, टोटल में कुल कितना आवेश है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश करना पड़ेगा। तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश कितना हो जाएगा, Q1 डैश की वैल्यू C1V, Q2 डैश की वैल्यू C2V। दोनों को यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी, दोनों से भी कॉमन ले लेते हो, कितना आ जाएगा V, अंदर क्या बच जाएगा C1 प्लस C2 बच जाएगा। तो आपका जो कुल आवेश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, V C1 प्लस C2। देखिए ये जो आपका कुल आवेश है वो कब का है, जब हमने चालक तार से नहीं जोड़े थे, मतलब जोड़ने के पूर्व। और ये वाला कब का है, कुल आवेश जोड़ने के पश्चात। जोड़ने के पश्चात जो कुल आवेश है वो मैं कितना मान लेता हूँ, आपका QF है। कितना आपका QF है, और उसका मान कितना है, V × C1 प्लस C2 है। कितना है, V C1 प्लस C2 है। ओके, अब हम देख लेंगे कुल ऊर्जा कितनी है आपकी। क्या देख लेंगे, कुल ऊर्जा कितनी है। तो देखिए यदि मैं बात करूं A निकाय की, तो कुल ऊर्जा निकालने के लिए वही फॉर्मूला, जो आपकी ऊर्जा है A निकाय की, किसके पश्चात, जोड़ने के पश्चात, मैं U1 मान लेता हूँ। उसका फॉर्मूला कितना है, होता है 1/2 CV²। तो 1/2 विभव कितना है A निकाय का, C1। आप सॉरी धारिता कितनी, C1, और जो विभव है वो कितना है आपका V है, तो V का स्क्वायर। यदि मैं बात करूं B निकाय की कुल ऊर्जा जोड़ने के पश्चात, तो मैं U2 मान लेता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 CV²। तो 1/2 धारिता कितनी आपकी C2 है, तो C2, फिर आपका विभव कितना है V है, तो V का क्या आ जाएगा, आपका स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो यदि मैं बात करूं कुल ऊर्जा की, ये तो हो गई आपकी A निकाय की ऊर्जा, और ये हो गया आपकी B निकाय की ऊर्जा। यदि मैं कुल ऊर्जा की बात करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, U1 प्लस U2 करना पड़ेगा। अब देखिए U1 का मान कितना है आपका, 1/2 C1 V², डन। U2 का मान कितना है, 1/2 C2 V²। अब देखिए यहाँ भी V² है, यहाँ भी V² है, दोनों से V² कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, तो 1/2 भी क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर कितना बच जाएगा, C1 प्लस C2 आपका बच जाएगा। तो जो आपका कुल ऊर्जा है जोड़ने के पश्चात, उसे मैं क्या मान लू, यदि मैं मान लू UF मान लू, तो वो कितनी निकल गई है, 1/2 V², क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2 V² C1 प्लस C2। देखिए आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि यदि आपको कोई विलगित निकाय हो, तो प्रक्रिया के पूर्व तथा प्रक्रिया के पश्चात का जो कुल आवेश रहता है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। यहाँ पर वही देखिए, प्रक्रिया के पूर्व मतलब जब हमने जोड़े नहीं थे, उसके जो पूर्व जो है, जो आवेश था, अर्थात जो आपका QI था, वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका जोड़ने के पश्चात हो जाएगा। वो भी कितना है आपका, QF है। वो कितना है आपका
QF है, तो ये दोनों आवेश क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, जोड़ने के पूर्व जोड़ने के पश्चात। देखिए ये भी एक प्रकार का विलगित निकाय है, क्योंकि इस पर किसी बाह्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बाह्य वातावरण का, तो विलगित निकाय है। तो प्रक्रिया के पूर्व आवेश कितना था, QI था, प्रक्रिया के पश्चात कुल कितना है, QF है, तो दोनों ही क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। हाँ, तो यहाँ से हम QI का मान रख देते, QI का मान कितना दिया है, C1V1 धन C2V2 इज इक्वल टू QF का मान कितना दिया हुआ है, V C1 प्लस C2। ओके, तो यदि यहां से हम देखें V का मान निकालना चाहे तो क्या निकल जाएगा, C1V1 धन C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इज इक्वल टू V। तो ये हमारा किसका मान निकल गया, आपके V का मान प्राप्त हो गया। इसे अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इसका आगे हमें यूज करना है। अब इस V के मान को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं UF के स्थान पे। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, UF इज इक्वल टू 1/2। V के स्थान पे हमें, इस V के स्थान में हमें कौन सी वैल्यू पुट करना है, ये वाली, तो रख दीजिए C1V1 धन C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, इसका क्या आ जाएगा, आपका होल स्क्वायर आ जाएगा, और इस C1 प्लस C2 जैसा का वैसा चल रहा है, C1 प्लस C2। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, UF इज इक्वल टू 1/2। ये क्या है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है, तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, C1V1 धन C2V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इस प्रकार से। और यहाँ पर C1 प्लस C2 चल ही रहा है। अब देखिए एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कैंसिल, क्योंकि C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर मतलब दो यहाँ पर C1 प्लस C2 थे, तो एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कैंसिल, तो UF का मान आएगा 1/2 C1V1 धन C2V2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली जो आपको UF का मान आ गया वो कितना आ गया, 1/2 C1V1 धन C2V2 का होल स्क्वायर। और UI का मान हमें कितना प्राप्त हो चुका है, इतना प्राप्त हो चुका है। देखिए UF का मान 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर नहीं होगा, जबकि इसके अपॉन में क्या आएगा, आपका C1 प्लस C2 भी आएगा। इसके अपॉन में C1 प्लस C2 आएगा, क्योंकि C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर था आपका, वहां पे C1 प्लस C2 था, तो एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 भी डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए ये हो गई आपकी बाद की कुल ऊर्जा, ये हो गई पहले की कुल ऊर्जा, और ये हो गई बाद की कुल ऊर्जा। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है ऊर्जा की हानि। क्या ऊर्जा की हानि वास्तव में हुई है या नहीं हुई है। अब देखिए जब हमने दोनों आवेशित चालकों को चालक तार द्वारा नहीं जोड़ा था, तो विभव का अंतर था, लेकिन आवेश स्थानांतरित नहीं हो पाता क्योंकि चालक तार नहीं था। लेकिन जैसे हमने चालक तार जोड़ दिए, अब आसानी से क्या होने लगा, आवेश का स्थानांतरण होने लगा। अब यदि आवेश का स्थानांतरण होगा तो आपकी ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी। तो उसी जो ऊर्जा मुक्त होगी मतलब कि ऊर्जा की क्या होगी, हानि, मतलब कि जोड़ने की पूरी यदि आपकी ऊर्जा 15 रही होगी, अब जैसे जोड़ दिए आवेश का स्थानांतरण हुआ तो कुछ ऊर्जा निकली होगी, तो वो ऊर्जा में मान लेते तो 10 है। अब हमें वही ऊर्जा की क्या निकालनी है, हानि निकालनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, प्रारंभिक में से अंतिम को माइनस कर दूंगा। यदि 15 और 10 में हमें ऊर्जा हानि निकालनी, मतलब कितनी क्या नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, 15 माइनस 10 जो कितना हो जाएगा 5। उसी प्रकार से जोड़ने के पूर्व की जो ऊर्जा थी वो जोड़ने के पश्चात की ऊर्जा से क्या है, अधिक है, तो यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, हमें ऊर्जा हानि निकालना पड़ेगा। और ऊर्जा हानि निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिसमें डेली से दर्शा देता हूँ, UI माइनस UF करना पड़ेगा। UI का मान कितना है हमारा, 1/2 C1V1 स्क्वायर धन 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस जो आपका UF का मान है वो कितना है, 1/2 C1V1 धन C2V2 का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका, C1 प्लस C2 हो जाएगा। ये हो गया आपका। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे, ऊर्जा की हानि निकालेंगे। अब देखिए यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2। सबसे हम 1/2 कॉमन ले लेते तो क्या बच जाएगा, 1/2 अंदर क्या बच जाएगा, C1V1 स्क्वायर धन C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2 भी बाहर ले लिया, यहाँ का भी यहाँ का भी, क्या बच जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय C1 प्लस C2 बच जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, देखिए हमें सरल समीकरण जानते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर की जो कितनी होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए तो यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं आएगा।
तो कितना है C1 C2V2, यहाँ पर स्क्वायर आपका नहीं आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पर हम अप्लाई कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका 1/2, देखिए C1 V1 स्क्वायर जैसे चल रहा है C2 V2 स्क्वायर माइनस, देखिए क्या होता है ए स्क्वायर मतलब C1 V1 का स्क्वायर, तो C1 स्क्वायर धन इंटू V1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए का मान कितना है C1 V1, बी का मान कितना है C2 V2, डिवाइड बाय क्या कर देंगे हम C1 प्लस C2। बस हमने कुछ नहीं किया है, इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में क्या किया है, तोड़ा है। अब देखिए, अब इसके टेबल में कुछ नहीं होगा, क्या आपका 1 है, 1 और C1 प्लस C2 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा आपका C1 प्लस C2 ही होगा। तो यहाँ पर नीचे का लिख लेते हैं C1 प्लस C2। अब क्या करते हैं, इस 1 का भाग C1 प्लस C2 में लगाए, C1 प्लस C2 प्राप्त होगा, इस C1 प्लस C2 का इंटू कर दीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका C1 प्लस C2, क्या हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर धन C2, यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, मैं बार बार स्क्वायर बोल रहा हूँ, आपका C2 V2 स्क्वायर, आप ऐसी गलती ना कीजिएगा, माइनस। अब देखिए इस C1 प्लस C2 का भाग C1 प्लस C2 में लगाइए, 1 आएगा, 1 का इंटू यहाँ पर कर दीजिए तो इतना ही मिलेगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर धन C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर धन 2। देख ले, मैं C1 C2 को पहले लिख देता हूँ और V1 V2 को बाद में लिख देता हूँ। ओके, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इतना हो गया। देखिए अब हम क्या कर लेते हैं, इस माइनस का इंटू अंदर कर देते हैं, तो आपका 1/2 बाहर ही चल रहा है, अंदर क्या हो जाएगा, इस माइनस का इंटू यहाँ पर भी करेंगे और साथ ही साथ इस C1 का इंटू पहले सबसे करेंगे, फिर इस C2 का इंटू इन सबसे करेंगे। तो C1 का इंटू यदि मैं C1 V1 स्क्वायर से करूंगा तो कितना हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, यदि मैं C1 का इंटू C2 V2 स्क्वायर से करूंगा तो कितना हो जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर। अब यदि मैं C2 का इंटू C1 V1 स्क्वायर से करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका C2 C1 V1 स्क्वायर, यदि मैं C2 का इंटू C2 V2 स्क्वायर से करूंगा कितना हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इस माइनस का इंटू अंदर कर देंगे, तो देखिए इसके पास क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो कितना हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, फिर माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है माइनस 2 C1 C2 हो जाएगा आपका V1 V2। हो गया इतना, डिवाइड बाय क्या चल रहा है आपका C1 प्लस C2 चल रहा है। तो हो गया ये आपका इतना। अब देखिए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है आपका C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर कैंसिल, C2 सॉरी ये कैंसिल नहीं हो रहा है आपका, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, C2 V2 स्क्वायर से ये वाला C2 V2 स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली बच जाएगा आपका 1/2, अंदर आपका बच जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर धन C2 C1 V1 स्क्वायर। यदि मैं चाहूँ तो इससे C2 C1 को C1 C2 लिख सकता हूँ, फिर हो जाएगा आपका -2 C1 C2 इंटू V1 इंटू V2 डिवाइड बाय क्या बच जाएगा आपका C1 प्लस C2 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ भी C1 C2, यहाँ भी C1 C2, यहाँ भी C1 C2, सब में से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, C1 C2 कॉमन ले लेता हूँ, C1 प्लस C2 ले लिया मैंने कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा आपका V2 स्क्वायर धन V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 इंटू V2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका C1 प्लस C2 हो जाएगा। देखिए हम C1 प्लस C2 को कॉमन ले रहे हैं, हम C1 इंटू C2 को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका C1 इंटू C2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस मैं यदि मैं V1 स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ, V2 स्क्वायर को बाद में लिख रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, तो V1 स्क्वायर धन V2 स्क्वायर। यदि मैं 2+3 लिखूं या 3+2 लिखूं, दोनों का आंसर वही आता है। ओके, तो उसी प्रकार से यहाँ पर मैंने किया हूँ। अब देखिए हम इस C1 प्लस C2 को भी बाहर ले लेते हैं, और ये जो आपका C1 प्लस C2 चल रहा है बट्टी में, उसे भी मैं बाहर ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका 1/2। देखिए C1 इंटू C2 ये तो बाहर ही आपका, डिवाइड बाय C1 प्लस C2 को भी मैं बाहर ले लेता हूँ, C1 प्लस C2 को भी बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा V1 स्क्वायर धन V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 इंटू V2 बच जाएगा। C1 प्लस C2 को बाहर ले लिया और C1 इंटू C2 को भी मैंने बाहर ले लिया है। ओके, तो अब देखिए हम सभी जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू कितना होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। देखिए ए के स्थान पे V1 आ रहा है, बी के स्थान पे V2 आ रहा है, ए बी के स्थान पे V1 इंटू V2 आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस ए के स्थान पे V1 लिख दूंगा, इस बी के स्थान पे V2 लिख दूंगा, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा आपका C1 इंटू C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ये क्या हो जाएगा आपका V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये आपका V1 माइनस V2 का
होल स्क्वायर। तो फाइनली जो आपका डेल यू का मान आ जाएगा, जो ऊर्जा की हानि हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, डेल यू बराबर 1/2 C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ui का मतलब क्या था, ui माइनस uf था, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, क्या बच जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बच जाएगा। अब देखिए V1 माइनस V2 सदैव क्या प्राप्त होगा, धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि यदि V1 माइनस V2 से अधिक हमारी माइनस नेगेटिव वैल्यू भी आती है, जैसे -2 आता है तो इसका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। -9 भी आता है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अर्थात ये वाले जो वैल्यू मिलनी है वो सदैव हमें क्या मिलनी है, धनात्मक मिलनी है। और जो धारिता है C1 C2 C1 प्लस C2 ये भी क्या मिलेगी, हमें धनात्मक मिलेगी। मतलब इधर का जो हमारा पूरा मान है वो कैसा मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि धारिता का मान हमेशा हम धनात्मक लेते हैं। तो इधर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, पूरी पॉजिटिव मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ui माइनस uf, यदि इधर की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है तो अब इसी बात है इधर की वैल्यू बराबर मिलेगी। क्यों? क्योंकि यही तो है आपका ये, यदि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। जैसे मैं 15 में से यदि मैं 5 को माइनस करूं तो कितना आता है, प्लस का 10। यदि मैं 5 में से 15 को माइनस करूं तो क्या आता है, माइनस का 10। मतलब कि यदि मैं ui माइनस uf करूंगा, ui माइनस uf करता हूं तो जो वैल्यू मिल रही है वो कैसे मिल रही है, धनात्मक मिल रही है। मतलब जैसे यहाँ पर 15 माइनस 5 है तो 10 मिला था, मतलब धनात्मक मिला था मान। क्यों मिला था, क्योंकि आपकी जो पहली वैल्यू थी वो पड़ी थी। मतलब जो आपका ui का मान है वो क्या था, आपका अधिक है, और uf का मान अधिक है, तभी ये वैल्यू क्या मिल रही है, हमें धनात्मक मिली, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। अर्थात यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जोड़ने की पूर्व जो आपकी ऊर्जा थी, जोड़ने की पूर्व जो ऊर्जा थी चालक दोनों आवेशित चालकों को निकायों के साथ, जो जोड़ने की जो ऊर्जा थी वो बाद की ऊर्जा से क्या थी, अधिक थी। 15 माइनस 5 क्या थी, आपकी अधिक थी। मतलब बाद की ऊर्जा कम थी और पहले की ऊर्जा अधिक थी। अब बात आती कि जोड़ने के पश्चात ऐसा क्या हुआ कि आपकी ऊर्जा कहीं चली गई। तो याद रखिएगा जो ऊष्मा की हानि होती है ना वो ऊष्मा के रूप में होती है। तो जो आपकी ऊर्जा, जैसे हम दोनों आवेशित चालकों को तार द्वारा जोड़ते हैं तो ऊष्मा, तो क्या होता है, ऊर्जा की हानि होती है। आप देख चुके हैं किस प्रकार से होती है, और यहाँ से भी स्पष्ट है। और वो जो ऊर्जा की हानि होती है वो किसके रूप में होती है, ऊष्मा के रूप में होती है। साथ ही साथ किसके रूप में होती है, ध्वनि के रूप में होती है। ऊष्मा के रूप में भी होती है और ध्वनि के रूप में भी होती है। जैसे कि यदि मैं अपनी इस प्रकार से ताली बजाता हूँ तो क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। आपको भी सुनाई देगी। तो जो मैंने जैसे तालियों को बजाया तो क्या हुआ, जो मेरी कुछ ऊर्जा थी वो किसके रूप में निकल गई, ध्वनि ऊर्जा के रूप में निकल गई। तो वैसे कुछ यहाँ पर होगा। तो जो आपकी ऊर्जा की हानि होती है वो इतनी होती है, और जो ऊर्जा की हानि होती है वो ऊष्मा के रूप में या ध्वनि ऊर्जा के रूप में होती है। अब यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा, यदि मैं इस V1 का मान V2 के बराबर कर दूं, यदि मैं इस V1 का मान किसके बराबर कर दूं, V2 के बराबर कर दूं, इस V1 का मान मैं V2 के बराबर कर दूं, मतलब कि जो पहले चालक का जो विभव है यदि दूसरे चालक के विभव के बराबर हो, दूसरे अवशिष्ट निकाय के विभव के बराबर हो तो कितना हो जाएगा, रखिए मान पुट कर दे, ये आपका फाइनली मान, ये आपका फाइनली मान आपको यहाँ तक करना है। अब देखिए मैं V1 का मान V2 के बराबर कर दें तो कितना हो जाएगा 1/2 C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। देखिए V1 बराबर V2 मतलब V1 माइनस V2 किस तरह में कह सकता हूँ, V1 का स्क्वायर, V1 माइनस V1 0 का स्क्वायर आपका 0 होता है। 0 इंटू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 कितना होता है, 0 ही होता है। 0 इंटू 1/2 कितना होता है, 0 होता है। अर्थात जो आपका ui माइनस uf आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये क्या है आपका माइनस का यूएफ है, यदि मैं इस साइड में ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस का यूएफ, तो यू आई बराबर हो जाएगा 0 प्लस, माइनस में था इस साइड में आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा यूएफ, तो यू आई बराबर 0 प्लस यूएफ कितना हो जाएगा यूएफ। अर्थात यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यू आई का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, यूएफ के बराबर होगा। अर्थात यदि दोनों आवेशित निकायों का क्या बराबर हो, विभव का मान समान हो, किसका मान समान हो, यदि विभव का मान समान हो तो जो पहले की जो ऊर्जा है वो बाद की ऊर्जा के क्या होगी, बराबर हो जाएगी। क्यों, देखिए इसका कारण सुनिए। देखिए जब हम विभव के अंतर होने के कारण आवेश का प्रभाव होता है। अब यदि V1 का मान V2 के बराबर, मतलब पहले आवेशित निकाय का जो आपका विभव है वो दूसरे आवेशित निकाय के विभव के बराबर है, ऑब्वियस सी बात है, विभव का अंतर नहीं। अब यदि विभव का अंतर नहीं तो आवेश का प्रभाव नहीं होगा। पहली बात, आवेश का प्रभाव होना ही नहीं है। दूसरी बात क्या है कि हम देख चुके हैं यदि V1 का मान V2 के बराबर हो तो जो आपका ऊर्जा की हानि होती है वो होती ही नहीं है। मतलब पहले की जो ऊर्जा थी जोड़ने के पूर्व और जो जोड़ने के पश्चात की ऊर्जा आएगी वो कैसी आएगी, आपकी समान ही आएगी।
तो ये आज की इस वीडियो में क्या पढ़े, दो आवेशित निकायों के मध्य आवेश का पुनर्वितरण किस प्रकार से होता है, और उसके पश्चात देखिए यदि आवेश का पुनर्वितरण होता है तो पहले की ऊर्जा कितनी होती है, बाद की ऊर्जा कितनी होती है, बाद की ऊर्जा कम होती है तो किस प्रकार से कम होती है, और ऊर्जा की हानि कितनी होती है और किस रूप में होती है। और एक बहुत अच्छा केस देखिए कि यदि दोनों के विभव समान है तो जो आपकी ऊर्जा की हानि होगी वो कितनी होगी, शून्य हो गया था, पहले की ऊर्जा क्या हो जाएगी, बाद की ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जो बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।